की आवाज और बोर्ड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? मलका यास्मीन और एमडी अंसार, फिलहाल ये दो बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दें आप लोग कि आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है। ओके, चलिए फिर आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। और आज की हमारी जो क्लास है वो है अलीगढ़ तहरीक के हवाले से, जिसे हम लोग अलीगढ़ तहरीक भी कह सकते हैं या सर सैयद अहमद खां की तहरीक भी कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद अहमद खां की हालात ज़िंदगी और अदब खिदमत, दोनों ही जो है वो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर आती है। अगर हम लोग बात करें सर सैयद अहमद खां की, सर सैयद अहमद खां, इनकी जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1817 में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। और वफात 1898 अलीगढ़ में। 1898 में इनकी वफात हुई है और पैदाइश हुई है 1917 में। इनके वालिद का नाम, सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी और इनकी वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम। अजीजुन्निसा बेगम क्या थी? वालदा थी। और बेगम थी किसकी? मीर मुत्तकी की। इसके अलावा इनके भाई का नाम भी अहम होता है, जिनका बड़े भाई का नाम है, इनके बड़े भाई का नाम था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, जिन्होंने क्या निकाला? सैयदुल अखबार निकाला। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। नहीं, सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद खां के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने जो है वो क्या किया था? निकाला था। सैयदुल अखबार। और ये कब निकाला था इन्होंने? ये निकाला था इन्होंने तकरीबन 1836 के आसपास जो है उन्होंने ये अखबार निकाला था, सैयदुल अखबार। इसके बाद इनकी बीवी का नाम, यानी कि सर सैयद अहमद खां की जो शादी हुई वो हुई परशा बेगम से। इनकी बीवी का नाम परशा बेगम था, जिससे इनको जो है वो तीन औलादे हुई, जिसमें से दो बेटे हुए और एक बेटी। बेटी का नाम न मालूम है, लेकिन बेटे का नाम जरूर याद रख लेना। एक का नाम है हामिद और दूसरे का नाम है क्या? महमूद। हामिद जो है वो बड़ा बेटा होता है और जो महमूद होता है वो होता है छोटा बेटा। यहीं पर एक सवाल पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद खां के किस बेटे को, यानी कि बड़े बेटे को या छोटे बेटे को, बरतानिया हुकूमत की तरफ से क्या मिला था? स्कॉलरशिप मिली थी। किसे मिली थी? बड़े बेटे को मिली थी या छोटे बेटे को मिली थी? आप कहेंगे सर जो इसमें मिली थी वो मिली थी बड़े बेटे को, जिसका नाम था सैयद हामिद। और कितने रुपए मिली थी हामिद को? स्कॉलरशिप कितने रुपए मिली थी? तो आंसर हो जाएगा, हामिद को 300 रुपये जो है वो क्या मिली थी? स्कॉलरशिप मिली थी, यानी कि वजीफा मिला था। लेकिन ये जो है वो स्कॉलरशिप इतनी कम थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हामिद का क्या हो सकता था? खर्च चल सकता था। लेकिन सर सैयद अहमद खां की भी क्या थी? ख्वाहिश थी कि वो भी क्या करे? लंदन का सफर करे। और लंदन के सफर करने के बाद वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें क्या करे? उसमें जाके अपने आप को घूमे फिरे और वहाँ के निज़ाम को जो है वो देखे। और इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने जो है वो क्या किया था? 1869 में अपना कुतुब खाना जो है वो क्या कर दिया?
सेल कर दिया था, यानी कि उसे फरोख्त कर दिया कुतुब खाने को। और अपना जो घर था उसे किस पे रख दिया था, गिरवी जो है वो रख दिया था। और उसके बाद उनके पास इतनी पैसे आ गए थे, या इतनी रकम आ गई थी कि वो जो है वो इंग्लिस्तान का सफर कर सके। तो इसीलिए 1869 में 5 लोगों के साथ उन्होंने लंदन का सफर किया, या कह सकते हैं इंग्लैंड का सफर किया, जिसे हम लोग इंग्लिस्तान भी बोलते हैं। तो लंदन का जो सफर किया वो 5 लोगों के साथ किया। पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा बनारस से उन्होंने शुरू किया था। और फ्लाइट कहाँ से पकड़ी उन्होंने, फ्लाइट पकड़ी थी उन्होंने मुंबई से। कहाँ से, मुंबई में 1869 में। जिसमें 5 लोग कौन कौन थे, दो तो इनके बेटे थे और एक ये खुद थे, सर सैयद। दोनों बेटे हामिद और महमूद। इनके अलावा, हामिद और महमूद के अलावा, एक था इनका खुदा दाद बेग, खुदा दाद बेग। और एक इनका खिदमतगार, जिसका नाम था छज्जू। क्या नाम था, छज्जू। कोई बच्चा बता सकता है छज्जू का असल नाम क्या है? या तो खिदमतगार छज्जू ही बताया गया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका असल नाम भी पूछ लिया जाता है कि खिदमतगार छज्जू का पूरा नाम या असल नाम क्या था। आपके में थोड़ा सा हो सकता है लेवल उस तरह का ना हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है। सर सैयद अहमद खां, हामिद, महमूद, खुदा दाद बेग और छज्जू। छज्जू का असल नाम क्या है? आकिब खान ने कह दिया है नहीं। वालेकुम अस्सलाम मौसम्मा खातून। लगता है आज शहरी ज्यादा खाली है, इसीलिए नींद के आगोश में जो है वो आप लोग पड़े हुए हैं अभी तक। किसी को पता है छज्जू का असल नाम क्या है? स्कूल भेजा था बच्चे को। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? कितने साल की बच्ची है आपकी? अच्छा, ठीक है। भतीजी है। अभी बहुत सारे लड़कों पे है ना, दिल पे छुरियां चल गई थी, ले हो गया काम। एक ही तो मासूम है, वो भी बेमासूम निकला। चलिए खैर। तो इनका जो नाम है वो मेरे ख्याल से, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ, मियाँ अशरफुद्दीन था शायद। मियाँ अशरफुद्दीन था, अभी तक जहां मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ छज्जू का। और ये क्या थे, खिदमतगार थे सर सैयद के। तो इसीलिए जो है वो उनको लेकर गए थे। देखो, जावेद शेख भी हंस रहा है बेचारा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो खिदमतगार छज्जू के साथ 1869 में, तो ये कहाँ के लिए निकले, इंग्लिस्तान के लिए निकले 5 लोगों के साथ। और वहां पर जो है वो इन्होंने तकरीबन 1870 तक, यानी कि 1870 तक क्या किया, वहां का मुताला किया। और मुताला करने में जो इन्होंने दिन खर्च किए वो किए तकरीबन 17 महीने। ठीक है, 17 महीने, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल 5 महीने का जो है वो वक्त आता है। तो 17 महीनों में इन्होंने पूरे इंग्लिस्तान का जो है सफर किया, जहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, और भी देर दिग्गज लोग थे, जैसे मल्लिका विक्टोरिया हुआ। और भी बहुत सारे वहाँ के जो माहिरीन हैं उनसे मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने जो है वो ये सोचा कि ऐसा एक इदारा जो है वो हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी थी क्या, कि हमें जो है वो हुकूमत से क्या मिले, मदद मिले। क्या मिले, हुकूमत से मदद मिले, ताकि हम अपने कौम के लोग जो बेदार करने हैं उसे जो है वो हम लोग कैसे करें, जो अब तक जो है वो कौम के लोग सोए हुए हैं।
इसीलिए जब भी कोई काम करते हैं उसके लिए हमें सरकार की या गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। इसीलिए इन्होंने जो है वो वहां जाने से पहले ही एक जो ड्राफ्ट होता है वो पूरी तरीके से क्या कर रखा था, एक रोड मैप बना रखा था। जैसे अभी आप लोगों ने रोड मैप बना रखा है अपने लाइफ का, कि भाई मुझे पहले एमए करना है, एमए करने के बाद मुझे जेआरएफ करना है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसके बाद मुझे एसआरएफ करना है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और उसके बाद मुझे पीएचडी करनी है। और अगर पीएचडी नहीं होती है तो मुझे जो है वो कंपटीशन एग्जाम देने हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने के लिए मिनिमम आपके पास पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में तकरीबन 55% होने चाहिए तकरीबन। और उसके साथ साथ आपको मिनिमम नेट होना चाहिए मिनिमम, अगर आप लोग आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये दो चीजें आपके पास मैंडेटरी होती है। ठीक है। और अगर आप लोग नेट नहीं कर पाते हैं तो एक नई कैटेगरी आई है, क्वालिफाइंग पीएचडी ओनली। ये जो है वो नेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है, यानी कि एक बार क्रैक कर लिया तो लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। पीएचडी जो है वो वन टाइम, ये हम लोग कह सकते हैं 1 ईयर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप 2 साल तक वैलिड रहेंगे, यानी कि ये जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है आपके लिए 2 साल का रहेगा। अगर आपका 2 साल में नहीं होता है यूजीसी तो जेआरएफ के बाद पीएचडी में एडमिशन, तो आपको 2 साल बाद जो है वो फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, जो क्या होता है बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उनका 6% क्या होता है, जेआरएफ होता है। क्या होता है जेआरएफ? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अभी जो रिजल्ट आया है 2024 में दिसंबर का, उसमें तकरीबन 5,000 बच्चे क्या हुए बैठे। रजिस्ट्रेशन किया था तकरीबन 7,000 ने, और एग्जाम देने गए तकरीबन 5,000। तो इसका क्या करना है आपको, 6% निकाल लेना है। 6%। तो जैसे ही आप लोग 6% इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतने ही बच्चों को क्या माना जाता है, जेआरएफ माना जाता है। ये क्या है, रूल है। लेकिन इस बार शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है एनटीए से, ये रिजल्ट 8.5 चला गया। 8.5 चला गया, पता नहीं कैसे चला गया। लेकिन जो जेआरएफ निकला है यूआर कैटेगरी में, वो निकला है 12 बच्चों का, यानी कि ऑल इंडिया में जितने भी बच्चे उर्दू से बैठे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों का क्वालिफाइंग हुआ है यूआर कैटेगरी से। जब भी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करें तो हमेशा यूआर कैटेगरी में ही करना, भले ही आपकी कैटेगरी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी या एसटी हो, कभी भी हो, हमेशा क्लियर करना है यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में क्लियर करने के साथ साथ आपको जो है वो एक अच्छी नज़र से देखा जाता है कि बच्चे ने जो है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं काम किया है, बल्कि बच्चे ने क्या किया है, पूरी मेहनत के साथ जो है वो अपने आप को दिखाया है। क्योंकि जो बच्चे कैटेगरी से रिजल्ट लेते हैं उनको हल्की नज़र से जो देखा जाता है, हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आता है। नेहा कह रही है अनम जफर का मार्क्स कितना आया था? बेटा अनम जफर जो है वो 228 नंबर है, लेकिन वो उर्दू से नहीं है। उनका जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है, वो एजुकेशन सब्जेक्ट से है, उर्दू से नहीं है। हाँ, नजफ अली हैं टॉपर बिल्कुल। 246 या 248 के आसपास है उनका। क्योंकि यहाँ पर जो जेआरएफ हुआ है इस बार वो 232 पे हुआ है, तो 232 पे अनम जफर तो हो ही नहीं सकती। हाँ, दोनों मानू से ही है बिल्कुल। कोई बात नहीं।
आने वाला 2025 का दिसंबर होगा, यहीं से एक न एक टॉपर निकलेगा, जिसमें अंजार जो है वो सर फहरिस्त हो सकता है, असलम रहमानी साहब हो सकते हैं, रुकैया या राबिया, ये दोनों चिंकी पिंकी हो सकती हैं, मे बी। जून वाला मत देना, ठीक है, क्योंकि अगर हो जाता है जेआरएफ तो फिर भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, खामखा एक सीट जो है वो आप खराब करेंगे। तो इसलिए दिसंबर वाला देने की कोशिश करना, अगर कोई बच्चा देना भी चाहे तो तैयारी करते रहना। फर्स्ट पेपर जो होता है उसकी आप लोग जो है वो तैयारी करते रहना, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर की, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च आता है, आईसीटी आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, पीपल एंड इन्वायरमेंट आता है, हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। और इसके अलावा और कॉम्प्रि रीजनिंग आती है, मैथ आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो कुल मिला के जो है वो 10 यूनिट आती है। अगर आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक चीज को कवर करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। जैसे आपका 29 मार्च को जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जामे की तैयारी करेंगे या अलीगढ़ की तैयारी करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का मकसद जेएनयू या डीयू है, तो वो क्या करेंगे, उस खाली वक्त में अपना रीजनिंग को परफेक्ट करें, क्योंकि रीजनिंग आपसे जरूर पूछी जाएगी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने जाएंगे कहीं पर भी, वहां पर आपसे जो है वो जरूर पूछा जाएगा रीजनिंग। जी आप कराओगे तैयारी तो एसएमएस डाल देना बेटा। मैं 7 तारीख से जो है वो शुरू करा रहा हूँ, जिसकी क्लास 2:30 बजे से चलेगी। यूजीसी नेट जेआरएफ की। ये दिसंबर वाली नहीं करा रहा, अभी तो जून वाली चलेगी। आप लोग, मैंने कहा ना, अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोई एक टॉपिक ले लें एग्जाम के बाद, 29 मार्च के बाद, कि मुझे रीजनिंग करनी है या मुझे मैथ करनी है। देखो उर्दू वालों का मैथ कमजोर होता है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रीजनिंग तो आपको बेस्ट करनी ही करनी है, क्योंकि रीजनिंग आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने जाएंगे ना, तो भी आपसे रीजनिंग के सवाल जरूर पूछेगा, और रीजनिंग आने भी चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि रीजनिंग जो है वो हिंदुस्तान के ज्यादातर एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जाती है। चाहे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पीएचडी में देख लो या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देख लो, आपसे पूछी ही जाएगी। मैथ्स का पूछता है, लेकिन मैथ्स में जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन में ही कम से कम 8-10 टॉपिक होते हैं। जैसे एवरेज होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड मास होता है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत सारे आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। बता रहा हूँ ना जावेद शेख, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। यानी कि जो मैथ का जो एक टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसको एक पूरे मजमूए के तौर पर पेश कर दिया है। हाँ, आप लोग चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कवर करेंगे तो हो जाएगा। 5 नंबर मैथ से आते हैं और 5 नंबर रीजनिंग से आते हैं, और एक एक नंबर जो है वो आपका जेआरएफ रोक देता है, बिल्कुल माइनर माइनर सा। पेपर फर्स्ट में भी 10 टॉपिक है और पेपर टू में भी 10 टॉपिक है। पेपर फर्स्ट से आपके 50 सवाल आते हैं और पेपर सेकंड से आपके 100 सवाल आते हैं। अभी इतना लोड मत लो, ठीक है, अभी आपकी जिंदगी बहुत है। अभी पहले एग्जाम को देखो, उसके बाद आगे बढ़ जाना, कोई नहीं रोक रहा। चलिए वापस आ जाते हैं अपना सर सैयद अहमद खान पे। तो आपने जो है वो अभी से क्या कर रखा है, अपना ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, और आप लोग जो है वो आगे ये करना चाहते हैं। तो सर सैयद अहमद खान भी जो है वो ये करना चाहते थे, जिसकी जो उन्होंने शुरुआत की वो की 1862 में। क्यों? क्योंकि उसके 1 साल पहले
1868 में इनकी जो बीवी थी परशा बेगम, उनका इंतकाल हो जाता है। और जब बीवी का इंतकाल हो गया तो वो पूरी तरीके से किस में जुड़ गए, लोगों की भलाई के लिए जुड़ गए। और 1862 में इन्होंने गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर में जो है वो एक एनजीओ खोला, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। ये एक एनजीओ था ताकि हुकूमत भी क्या कर सके, इसकी निगरानी कर सके और इसमें जो है वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता रहे। आप कोई एनजीओ खोलते हैं तो सरकार जो है वो उस पर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है या सब्सिडी देती है। तो इसी तरीके से 1862 में गाजीपुर में क्या कायम की इन्होंने, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। और फिर इसी सोसाइटी के जेर असर इन्होंने बहुत सारे काम किए, यानी कि बहुत सारी क्या की, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन करी। जैसे इसके एक साल बाद ही 1863 में, यानी कि 1863 में इन्होंने गाजीपुर में ही क्या किया, एक अंग्रेजी मदरसा खोला। क्या खोला, अंग्रेजी मदरसा। जैसे आप लोग देखते हैं अभी फिलहाल में जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं या पूंजीवाद हैं, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं अनिल अंबानी है, सॉरी अनिल अंबानी कह रहा, मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, सबको पता है रिलायंस। लेकिन आप लोग देखते हैं रिलायंस सिम भी बनाती है, रिलायंस पेट्रोल भी देती है, रिलायंस जो है वो ये हॉट स्टार वाली जो टीवी है उस पर भी काम करती है। तो यानी कि इनकी एक फर्म है जिसका नाम है रिलायंस, उसके जेर असर ये अलग अलग काम जो है वो करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से साइंटिफिक सोसाइटी के जेर असर ही सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे काम किए। इसमें पहला काम किया 1863 में, एक अंग्रेजी मदरसा खोला। इसके अगले साल यानी कि 1864 में, यानी कि 1864 में ये क्या ले गए, अपनी एनजीओ को गाजीपुर से कहाँ ले आए, अलीगढ़ ले आए। क्योंकि गाजीपुर में जो है वो जगह कम थी और काम जो है वो इन्हें ज्यादा करने थे। तो 1864 में इन्हें क्या लेकर आ गए, ये अलीगढ़ में लिया है। और यहीं पर इसके 2 साल बाद, यानी कि 1866 में, 1866 में इन्होंने क्या किया, इसमें अंग्रेजों को शामिल किया। और अंग्रेजों को शामिल करने के लिए इन्होंने अपनी एक क्या बनाई, एसोसिएशन बनाई। और उसका नाम रखा अलीगढ़, अलीगढ़ ब्रिटिश, अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन, अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कि इसमें जो है वो वाइट पीपल भी जो क्या हो सके, ऐड हो सके, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो कोई गैर कानूनी नहीं कर रहे। तो इसमें जो है वो अंग्रेज भी शामिल हुए 1866 में, यानी कि 1866 में। और इसी साल जब अंग्रेज इनके फेवर में होने लगे तो इसी साल इन्होंने जो है वो अपना पहला अखबार निकाला 1866 में। जो किसमें निकाले इन्होंने, इंग्लिश में निकाला, यानी कि अंग्रेजी में निकाला, जिसका नाम रखा इन्होंने द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये कह सकते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये क्या नाम रखा इन्होंने, उस अखबार का नाम रखा 1866 में। और इसी अखबार में, यानी कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में 1897 में, 1897 में, यानी कि अपनी वफात से एक साल पहले इन्होंने जो इनका अखबार था, जो इन्होंने 1870 में निकाला था बनारस से, उसका नाम था तहजीबुल अखलाक। क्या था, तहजीबुल अखलाक। तो इन्होंने जो है वो 1897 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में क्या कर दिया, उसे मर्ज कर दिया। क्योंकि बरतानिया हुकूमत ने तहजीबुल अखलाक पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। पूछा जाता है कि कितनी बार पाबंदी लगाई है, तो आंसर हो जाएगा 3 बार पाबंदी लगाई है। और तीसरी बार में जो है वो उन्होंने क्या कर दिया, उसे बंद तो नहीं करा,
बल्कि उसे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोजे वतन पर पाबंदी लगाई थी बरतानिया हुकूमत ने, लगाई थी, तो वो किसकी थी, मुंशी प्रेमचंद की थी। और मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन किस नाम से लिखा था, आप कहेंगे सोजे वतन जो लिखा था उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। तो नवाब राय पर पाबंदी लगी थी, मुंशी प्रेमचंद पर नहीं। तो ठीक उसी तरीके से तहजीबुल अखलाक पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, लेकिन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट में क्या हुआ, पाबंदी नहीं लगाई। और वो जो है वो उसके जेर असर जो क्या करने लगे, मिलके काम करने लगे। और उस पर पाबंदी लगाने की वजह ये थी कि उसकी अखबार में यानी कि तहजीबुल अखलाक के जवाब में बहुत सारे रिसाले जो है वो जारी होने लगे थे, जो अलीगढ़ की और सर सैयद की क्या करने लगे थे, तनकीद करने लगे थे, या उन्हें ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अकबर इलाहाबादी का, कि अलीगढ़ तहरीक को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसने किया या सबसे ज्यादा तनकीद किसने की, अकबर इलाहाबादी ने। और जब इनको जुडिशरी से खिताब मिल रहा था 1898 में अकबर इलाहाबादी को, तब उस सेमिनार में या तब उस वर्कशॉप में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता है। क्योंकि सर सैयद अहमद खां भी क्या थे, वकील थे और जज थे, और अकबर इलाहाबादी भी वकील थे और जज थे। तो इसीलिए अपने सीनियर को इन्होंने क्या दी थी, वो दी थी, इज्जत दी थी। और इस वजह से जो क्या हुआ, उन्होंने कहा था हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था, अकबर इलाहाबादी ने कहा। इसके अलावा इनके जवाब में जो है वो काफी सारे रिसाले निकाले गए तहजीबुल अखलाक में, ठीक है, जिसमें से एक दो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग जो है वो उसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है वो पूछ ले जाता है। जैसे शहाब साकिब, शहाब साकिब और नईदुल इस्लाम, और नईदुल इस्लाम, ये क्या है, इसके जवाब में निकाले गए तहजीबुल अखलाक के। इसके अलावा लौह महफूज, लौह महफूज भी जो है वो तहजीबुल अखलाक के जवाब में निकाला गया। और इसके बाद अकमरुल अखबार, अकमरुल अखबार, ये भी जो है वो इसके जवाब में जो है वो निकाला गया। ये कुछ रिसाले हैं जो तहजीबुल अखलाक के उसमें निकाले गए। जब इस पर पहली बार पाबंदी लगी तहजीबुल अखलाक में, तब लगा था, पहली बार जो लगी वो लगी 1876 में, 1876 में। हालांकि इसका आगाज जो है वो सर सैयद अहमद खां को पहले ही हो गया था कि मेरे ऊपर जो है वो क्या आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। और ये जो अंग्रेज हैं या जो हमारे ही कौम के लोग हैं जो मेरी मुखालफत करते हैं, वो आगे चल के मुझे जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने जो है वो इसका एक दूसरा जो है वो तरीका निकाला था। और वो निकाला था इसके एक साल पहले ही, जिसे हम लोग कहते हैं 1875, 1875, ठीक है। बाज लोग इसे 1874 भी कहते हैं, बाज लोग जो है वो 1875 भी कहते हैं। 1875 या 1874 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में क्या खोला, एक मदरसा खोला, जिसका नाम रखा मदरसतुल उलूम। क्योंकि अगर कोई एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जो है वो अपने आप खुल जाता है। तो यहीं पर सर सैयद अहमद खान ने जो है वो 1874 या 1875 में एक मदरसा खोला, जिसका नाम रखा मदरसतुल उलूम। और इसकी जो बुनियाद रखी, वो बुनियाद रखी मल्लिका विक्टोरिया की सालगिरह पर, ताकि अंग्रेजों को जो है वो इससे क्या हो, खुशी हो जाए, या उससे वो खुश हो जाए। और इसी के बाद जब ये मदरसा कायम शुरू हो गया और इसकी जो है वो मदरसा चल गया, तो इसके 2 साल बाद यानी कि 1877 में इस मदरसे का क्या किया, उन्होंने जो है वो नाम तब्दील कर दिया। क्या कर दिया, नाम तब्दील कर दिया 1877 में, और नाम रखा इसका मोमडन
मोमडन एंग्लो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओरिएंटल कॉलेज 1877 में। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो इस नाम से उस मदरसे का क्या कर दिया इन्होंने, तब्दील कर दिया। उसके बाद 1920 में यानी कि 1920 में जब इसके पहले रजिस्ट्रार बनाए गए सज्जाद हैदर यलदरम को, तो उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया, एएमयू रख दिया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तब उसके रजिस्ट्रार कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सज्जाद हैदर यलदरम थे, क्योंकि उस वक्त तो सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनकी जो विरासत है वो लोग जो है वो आगे जो है वो बढ़ाते रहे। और इस तरीके से अलीगढ़ जो इदारा है या अलीगढ़ तहरीक जो है वो अपने आप आगे जो है वो चलती रही। और इस तरीके से अलीगढ़ तहरीक के ही जेर असर आज आप लोग देख सकते हैं कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी हमारा जो इरादा वो इदारा है वो आज भी क्या है, बखूबी खड़ा है। और उसमें से जो लोग हैं तालीम याफ्ता करके जो है वो बैरूनी मुल्क में जो है वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और अपने के साथ साथ अपने इदारे का और अपने मुल्क का भी जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं। और आप में से भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसमें पढ़ने का क्या देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। जो ख्वाब आज से तकरीबन 200 साल पहले देखा गया था वो जो है वो आज भी उसी तरीके से। अब इस ख्वाब को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले सर सैयद अहमद खान नहीं थे, बल्कि इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। अकेला आदमी सिर्फ आइडिया दे सकता है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना या उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोगों की जरूरत होती। तो उसी में जो है वो इनके 5 अहम लोग जो इनके साथ थे, जिसमें खुद एक सर सैयद अहमद खान थे, इसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली थे, इसके अलावा शिबली नोमानी थे, शिबली नोमानी के बाद नज़ीर अहमद थे जिन्हें हम लोग डिप्टी नज़ीर अहमद कहते हैं, और इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये 5 लोग थे जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक को जो है वो क्या किया, फरोग दिया। सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी और नज़ीर अहमद। ये क्या थे, ये मरकजी लोग थे, यानी कि ये मेन लोग थे। लेकिन वो होता है ना, जैसे कोई फिल्म बनती है तो हीरो हीरोइन के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सहायक के तौर पे काम करते हैं। तो इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इनके साथ थे लेकिन फ्रंट पर नहीं थे, जैसे मौलवी जकाउल्ला, मौलवी जकाउल्ला, इसके अलावा मोहसिनुल मलिक, मोहसिनुल मलिक, इसके अलावा चिराग अली, चिराग अली। ये कुछ लोग हैं जो क्या थे, इनके साथ थे, और इनके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो अपने काम को जो क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। और इन्हीं की वजह से जो है वो क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक को जो है वो उस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर वो पहुंचाने का ख्वाब देख रहे थे। और उसी ख्वाब की जिक्र या उसी ख्वाब की इबारत या उसी ख्वाब के नमूने हमें क्या मिलते हैं, उनकी किताबों में, उनकी अदबी खिदमत में देखने को मिलते हैं। तो सर सैयद अहमद खां की कुछ किताबें हैं जो एग्जाम के हवाले से आपसे पूछी जाती है, और उसी में जो है वो अलीगढ़ तहरीक के हवाले से भी लिखा है। जैसे अगर हम लोग बात करें सर सैयद अहमद खां की पहली जो तसनीफ है वो है जाम जम, जो कब लिखी गई, 1840 में। और जाम जम जो है वो किस जबान में लिखी, फारसी जबान में लिखी इन्होंने। एक सवाल यहाँ भी आप लोगों से पूछा जाता है, खास तौर पे अलीगढ़ में पूछा जाता है कि उर्दू जबान को सरकारी जबान का दर्जा कब मिला। अलीगढ़ में आता है कि उर्दू जबान को सरकारी जबान का दर्जा कब मिला। बिल्कुल 1832 में मिला। कोई बता सकता है 1832 में ही क्यों मिला? ईयर तो याद है आपको, 1832 में क्यों मिला, इसके पीछे की क्या वजह है?
चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। वो इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो है यहाँ पर क्या हो गई थी, तारी हो गई थी, और अंग्रेजों को जो है वो फारसी जो है वो समझ में नहीं आती थी मोस्टली। और उसी से पहले ही 1830 के आसपास बरतानी हुकूमत ने एक लॉर्ड भेजा, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। कौन भेजा? लॉर्ड मैकाले। हमारी जो एग्जाम पद्धति है, यानी कि ये हमारा जो एग्जाम सिस्टम है, वो लॉर्ड मैकाले ने ही क्या किया था, बनाया था, जिसमें उनका साथ दिया था लॉर्ड बेंटिक ने। इन दोनों ने ही क्या की थी, शुरुआत की थी कि एग्जाम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी। तो यहाँ पर जो है वो फारसी वालों की तादाद कम हो चुकी थी, उर्दू बोलने वाले ज्यादा थे। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो फारसी से क्या कर दिया, उर्दू कर दिया। और उसी के 2-3 साल बाद, यानी कि 1835 में, इन्होंने अपनी जबान को जो है वो थोपना शुरू किया, और ये लेकर आए क्या, मैकाले मिनट। ये क्या था, एक कानून था जो मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने डायरेक्ट अपना नहीं थोपा, पहले यहाँ के लोगों को एक बताया कि हम आपके साथ हैं। जब आप अपने साथ कर लिया सबको, तब इन्होंने जो है वो मैकाले मिनट लेकर आए। और मैकाले में ही एक थ्योरी लेकर आई है, जिसे हम लोग कहते हैं छन छन की थ्योरी। छन छन की थ्योरी कहते हैं उसे हम लोग। इंग्लिश में कुछ कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। वैसे हिंदी में नाम है छन छन की थ्योरी। कौन लेकर आया? लॉर्ड मैकाले ही लेकर आया। मैकाले मिनट क्या है बेटा, नाम है, उस कानून का नाम है मैकाले मिनट। क्योंकि जितनी देर मीटिंग चली थी, उसी की निस्बत से उन्होंने उसका नाम मिनट रख दिया। और लॉर्ड कौन था उस वक्त? लॉर्ड मैकाले था, तो उसी के नाम पे रखा गया मैकाले मिनट। और उसी में ये थ्योरी दी गई, छन छन की थ्योरी। अब ये छन छन की थ्योरी क्या है, मैं सिर्फ बता देता हूँ। जैसे आप लोग आटा छानते हैं, आटा छानने के लिए आपको जरूरत होती है छलनी की, या फिर आप चाय छानते हैं तो चाय छन्नी चाहिए होती है। हाँ, छन्ना भी बोलते हैं उसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे लोगों को ना सिखा के सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को जो है वो सिखाना शुरू किया, अंग्रेजों ने। फिर मान के चलिए भाई, ये मैकाले हैं, इन्होंने जो है वो एक हिंदुस्तानी को सिखा दी। अब हिंदुस्तानी जाके 2 लोगों को सिखा देगा, ये 2 लोग आगे जाके 2 लोगों को सिखा देंगे, ये 2 लोग आगे जाके 2 लोगों को या 3 लोगों को सिखा देंगे। तो इसे कहते हैं छन छन की थ्योरी। ये दी थी लॉर्ड मैकाले ने। और यहीं पर जो है वो पहले उन्होंने फारसी से उर्दू किया, और उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से क्या किया, अंग्रेजी सिस्टम लागू कर दिया। और उसके कई साल बाद जाके 1968 में 1968 में जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए, यानी कि जब हम लोग आजाद हो गए, तब हमारा एक कमेटी बनी। जैसे वहां मिनट था, तब हमारी यहाँ कमेटी बनी, जिसका नाम था क्या, कोठारी कमीशन। और इसने जो है वो उस पैटर्न को जो है वो चेंज किया, और उसने दी हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। जो आप अब एग्जाम देंगे, जो आपके 75 क्वेश्चन है, जो 100 से 75 हुए हैं, ये एनईपी के तहत ही हुए हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हुए हैं। अब जाके जो हमने ये क्या किया है, पैटर्न को चेंज किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोग जब पढ़ेंगे ना यूजीसी ने आरजेआरएफ का, तो उसमें हायर एजुकेशन का पूरा टॉपिक है, जो चलता है कहाँ से, संस्कृत से, वेदों से चलता हुआ आता है, और 2025 पे खत्म होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि 2025 में बोर्ड के जो इम्तिहान है, वो साल में 2 बार होंगे। इससे पहले भी जेएनयू में इम्तिहान 2 बार होते थे। एक होता था आपका जुलाई में, और एक होता था आपका दिसंबर में। पहले जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता था,
लेकिन 2019 से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये भी एनईपी के तहत हुआ है, क्योंकि एनईपी में जो रिफॉर्म किए गए वो 2019 में ही किए गए। तो हायर एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसीलिए सर सैयद अहमद खान जो है वो एजुकेशन के क्या थे, तरफदार थे। और एजुकेशन के भी कौन से थे, मगरबी अदब के ज्यादा वो तरफदार थे। तो उसी में उनकी तसनीफ थी जिसका नाम था जामे जंग, जो फारसी जबान में थे। इसके बाद इनकी दूसरी तसनीफ 1847 में, जो थी आसार सनादीद। आसार सनादीद, इसमें जो है वो दहली की इमारतों का जिक्र है आसार सनादीद में। 1847 में आसार सनादीद के नाम से उन्होंने जो है वो किताब लिखी, और इसमें जो है वो दहली की इमारतों को क्या किया, जिक्र किया 1847 में। इसके बाद आपको पता है कि यहीं के बाद जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए जो है वो तेज़ें हो गई थी। तो अलीगढ़ जो में से, अलीगढ़ के पास ही एक जगह है बिजनौर। तो जब 1857 की गदर हो रही थी, तो उस वक्त जो है वो सर सैयद अहमद खां क्या थे, बिजनौर में थे। और वहीं पर जो है वो एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम था तारीख जिला बिजनौर। तारीख जिला बिजनौर, बिजनौर, तारीख जिला बिजनौर में क्या थे, वहीं पर जो है कि किताब लिख रहे थे। और तकरीबन 1857 से पहले इसे क्या कर लिया था, मुकम्मल कर लिया था। और तारीख जिला बिजनौर मुकम्मल करने के बाद इन्होंने किताब लिखी असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद। और इसका मौजू पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा, इसका मौजू था 1857 की गदर, यानी कि 1857 की गदर, असबाब बगावत हिंद। और इसकी जबान क्या थी, फारसी थी। और ये कितने असबाब पर मुश्तमिल थी, तो ये 22 अबवाब पर क्या थी, मुश्तमिल थी। इसमें जो है वो 22 बाब थे। और 22 बाब में उन्होंने बताया था कि जो 1857 की गदर हुई है, या 1857 की जो लड़ाई हुई है, इसमें मुसलमानों का हाथ नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी कौम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका हाथ है। और इसीलिए इस बात को लिख के उन्होंने असबाब बगावत हिंद इंग्लैंड की संसद में जो है वो क्या किया था, इसे भेजा था। क्योंकि ये किताब जो है वो आम लोगों के लिए पब्लिश नहीं हुई थी, यानी कि इस किताब को आवाम नहीं पढ़ सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए इसे लिखा था, एक ही कॉपी। शाये हुई थी ये 1859 में। और मौजू क्या था, 1857 की गदर। इसके बाद आपको पता है 1859 के बाद यहीं सर जो है उनको काम करने का लगन हुआ। और उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद 1862 में इन्होंने क्या की, कायम की अपनी साइंटिफिक सोसाइटी। फिर उसका मैंने आपको पूरा एक प्लान या पूरा एक ड्राफ्ट जो है वो समझा दिया। इसी बीच इनकी एक और किताब है जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, वो है इनका सफरनामा, जो मैंने आपको नहीं लिखवाया। और वो है मुसाफिराने लंदन। शायद तो ये बहुत बाद में हुआ है, लेकिन कब लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 में, क्योंकि उसे लिखना शुरू किया था जब वो सफर में हुई। शायद तो ये जाके उनकी वफात के बाद शाये हुआ है। लेकिन अगर ईयर पूछे मुसाफिराने लंदन तो 1869। एक सवाल यहाँ पे भी आता है कि मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खां के अलावा और किसका है, क्योंकि मुसाफिराने लंदन दो लोगों ने लिखा है। तो याद रख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा मौलवी समीउल्लाह। मौलवी समीउल्लाह ने भी मुसाफिराने लंदन के नाम से अपना जो है वो सफरनामा लिखा है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है खास तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा इनकी एक और तसनीफ जिसका नाम है खितबात अहमदिया। खितबात अहमदिया, ये क्या है, ये एक जवाबी तसनीफ है जो इन्होंने
इंग्लैंड के सफर के दौरान लिखी थी खितबात अहमदिया, जिसमें 12 खतूत हैं। क्या है? 12 खतूत हैं, और 12 के 12 जो है वो जवाबी खतूत हैं। और जवाब किसको दिया? जवाब दिया इन्होंने, एक राइटर हुए हैं विलियम मोर। कौन हुए हैं? विलियम मोर। उनकी एक किताब थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मोहम्मद। लाइफ ऑफ मोहम्मद। विलियम मोर, ये वहाँ के एक राइटर थे। उन्होंने किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसी का जवाब लिखा था खितबात अहमदिया। और कितने जवाब लिखे थे? 12 जवाब जो है वो उन्होंने लिखे थे। 12 जवाब जो उन्होंने लिखे थे, जो वहीं पर उनको जो है वो लिखे थे। लेकिन ये उर्दू में शाये हुए 1887 में। उर्दू में शाये हुए बाद में, लेकिन जवाब जो है उन्होंने पहले ही दे दिए थे सर सैयद अहमद खान। और इस तरीके से आपको पता है, इसके 10 साल बाद या 11 साल बाद 1898 में, 1898 में क्या हुआ? इनका जो है वो इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने के बाद इनके दो तीन कोल हैं जो बड़े मशहूर हैं, आपको पता भी होंगे, क्योंकि ये सारी उम्र जो है वो लोगों को तालीम के लिए क्या करते रहे? मोटिवेट करते रहे। और इन्होंने कहा था इसी के हवाले से कि फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा। फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में। फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। ये एक कौल है जिन्होंने इन्होंने दीन और दुनिया का क्या किया है? बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ इनका एक और कौल है जो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो यही है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में। ये दो कौल एग्जाम में इनके अक्सर पूछे जाते हैं। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में। और इस तरीके से जो है वो आपकी अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद अहमद खान जो है वो क्या होते हैं? मुकम्मल होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। अदरवाइज आज की क्लास बस इतनी ही। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे सनद समझ नहीं आ रही, तो बेटा दोबारा देख लो उसे। दोबारा देख लो। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं फिर दोबारा पढ़ा दूंगा। लेकिन दोबारा पढ़ाऊंगा ईद के बाद। पढ़ाने को मना नहीं है, पढ़ा दूंगा लेकिन ईद के बाद। सर यूजी ग्रामर की क्लास कब होगी? सुबह 7 बजे हो रही है बेटा। शायद था सवा शेख कल। ये सवाल दोबारा क्यों पूछ रहे हैं आप? हाँ बेटा, इसमें दो तीन बच्चे हैं जो यूजी के हैं। बता तो दिया, गुलाम अली ने अवध अखबार में, और कितना बताया?
ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं कल।